हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक लंबे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की जो बुक सेकंड है, जिसके बारे में हम इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें उसी बुक का जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट है, जिसका नाम है भारत की स्थिति। यानी कि इंडिया की लोकेशन को हम समझेंगे कि इंडिया कहाँ पर स्थित है, इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंडिया के आसपास में यानी कि जो भारत हमारा उसके आसपास में कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। अगर हम बात करते हैं बुक 1 और बुक 2 के बारे में, तो जो टर्म 1 है आपका, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, उसमें आपके टोटल 10 चैप्टर्स आएंगे। बुक 1 में चैप्टर नंबर जो 7 है वहाँ तक आएंगे, और जो बुक 2 है इसमें चैप्टर नंबर 3 तक आएंगे। बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और जो बुक 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म से आप से पहले आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। अगर हम इसके बारे में टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें इस वीडियो के अंदर कवर करना है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत जो है, भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर या फिर ग्लोब है उसमें कहाँ कहाँ पर स्थित है भारत। इसके बाद हम जानेंगे कि जो भारत है उसका विस्तार कितना हो रखा है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मानक यामोत्तर रेखा है यानी कि जो इंडिया की मेरिडियन लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है। फिर हम पढ़ेंगे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी के साथ हम जानेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं ये, ठीक है, उनके साथ लगती है। और भारत की जो तटीय रेखा है यानी कि जो कोस्टल लाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में जानेंगे कि भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे, अगर हम भारत के बारे में पूरा समझ रहे हैं तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विशेषता है, उसको समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आपको ये पता होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ग्लोब पर आपने देखा होगा कि ये जो लेटी लेटी लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इनका जो काम होता है विश्व में जो जलवायु से संबंधित जो कटिबंध निर्माण करने का काम होता है वो अक्षांश के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, उनको देशांतर कहा जाता है। जो देशांतर होती है उसका मेन काम क्या होता है कि विश्व में जो समय होता है उसका निर्धारण किया जाता है। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसी के साथ में ये वाली जो लाइन होती है इक्वेटर, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो सबसे बड़ा अक्षांश होता है, और इक्वेटर जो होता है वो विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है। जो 0 डिग्री देशांतर होता है, इस यहाँ से विश्व का जो समय होता है उसका निर्धारण किया जाता है, और ये भी विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है। अब ये जा रहा है इक्वेटर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि भूमध्य रेखा से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है कर्क रेखा, जो भारत से बिल्कुल बीचों बीच में गुजरती है और जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। ठीक है, और इसका भी मेन काम क्या होता है, जो कटिबंध होता है जलवायु का कटिबंध निर्माण करने में ये सहायता करती है। इसी के बाद में हम जाएंगे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसमें, तो यहाँ पर हमें एक और रेखा साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक रेखा और दिखेगी जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, यानी कि ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये भी क्या काम करती है, ये भी जो जलवायु से संबंधित जो कटिबंध निर्माण करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। अगर हम विश्व के मानचित्र की बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसका जो मुख्य काम क्या होता है, विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम ये करती है। इसी को भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर की बात होगी। अगर हम बात करते हैं ये वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो इसका जो मुख्य काम क्या होता है, ये समय का निर्धारण करती है, लेकिन एक साथ ये एक और काम करती है कि ये विश्व को दो बराबर भागों में भी विभाजित करती है। इसमें जो पश्चिम वाला यानी कि जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, और जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये विभाजन की बात हो गई है। अब हम भारत के बारे में बात करते हैं, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है।
तो मैंने आपको बताया था ये वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इसके बारे में बताया, ये कौन सी लाइन है, ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है भूमध्य रेखा जिसको विभाजित करती है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस साइड वाला जो हिस्सा होता है इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, तो भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में, यानी कि भारत के विस्तार के बारे में। अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं वो है 32,87,263 किलोमीटर है, यानी कि इतने क्षेत्र में जो भारत है वो फैला हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार यानी कि भारत जो है किन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज़ यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो है कन्फ्यूजन पॉइंट है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन जो लैंड है उसकी बात करता है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका जो अंतिम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ है। तो हम मानते हैं कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, ये तो बात होगी अक्षांश के बारे में। अगर हम देशांतर के बारे में बात करते हैं तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है ईस्ट में। ठीक है, यानी कि पूर्व में वो फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूरब है उसमें फैला हुआ है। ठीक है, उसमें ये जो हमारा भारत है वो फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत जो है उसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक टोटल लेंथ कितनी है। तो अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करते हैं वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है। अगर हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की बात करते हैं वो है 2933 किलोमीटर भारत जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक है, अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात होगी, पूर्व से पश्चिम की भी बात होगी। अब हम बात करते हैं इंडिया के जो सबसे लास्ट पॉइंट है उनके बारे में, यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है। यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट है, उस वहाँ पर कौन सा स्थान है, उस जगह को क्या क्या कहते हैं। भारत के जो सबसे पूर्व में स्थान है उसको क्या बोलते हैं, भारत के जो सबसे पश्चिम में स्थान है उसको क्या कहा जाता है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको बोला जाता है इंदिरा कॉल, उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। फिर भारत को जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसको किबुथु कहा जाता है। इसी के साथ में जो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जिसको कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। और भारत की जो द्वीप है उसको अगर मिलाएं तो भारत का जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको बोलते हैं गुहर मोती। ठीक है, तो ये भारत के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो हो गए। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। जो भारत में कर्क रेखा है और मानक यामोत्तर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब उन राज्यों को याद कैसे किया जाए उसकी एक ट्रिक होती है जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है जिससे आप जो 8 के 8 राज्य हैं उनको याद कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ठीक है, अब इनको हम अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेट आएगा, सबसे पहला आएगा गुजरात। ठीक है, तो ये गुजरात से प्रवेश करती है और थोड़ा सा हिस्सा इसका राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है और जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है। मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ में आती है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये जाती है बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश जो है भारत के अंदर नहीं आता है। तो इसकी और बांग्लादेश से बाहर निकलकर वो त्रिपुरा में जाती है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम से होते हुए भारत से बाहर निकल जाती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आता था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये कर्क रेखा वाले राज्य हैं, इनको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानक यामोत्तर रेखा के बारे में, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मानक यामोत्तर रेखा। ये है एक मिनट,
ये जो है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसी से भारत का जो समय है उसका निर्धारण होता है। और ये जो लाइन है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा में प्रवेश करती है, उड़ीसा से ये प्रवेश जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से प्रवेश करते हुए भारत से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये भारत के जो टोटल 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है जो मानक यामोत्तर रेखा होती है वो। अब यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर जो मानक यामोत्तर रेखा है और जो कर्क रेखा है वो मिलती है। ये कौन सी जगह है? ये हाँ, जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया। तो वहाँ से होकर ये जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं। अब हम भारत के बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, भारत में जो कुल राज्य हैं वो है 28 और भारत में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है 8। इसमें एक कन्फ्यूजन रहती है कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि बीच में अभी जो हेर फेर हुआ है, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनना, लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनना, ठीक है, दादर नगर हवेली और जो दमन दीव थे उनको मर्ज करना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं वो है 28, ठीक है। ये कन्फ्यूजन होती क्यों है, इसको हम एक बार सबसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब 2014 में भारत का जो 29वां राज्य था तेलंगाना, उसका निर्माण हुआ, तब वहां पर टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। उसके बाद में 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 थी उसको हटाया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर था उससे राज्य का जो दर्जा था वो वापस लिया गया था। अब उस टाइम पर 29 राज्य से एक राज्य था वो कम हो गया था, तो यहाँ से राज्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 28। अब उस टाइम पर 2019 से पहले भारत में टोटल यूटी थे 7। अब जम्मू कश्मीर था उससे राज्य का दर्जा वापस लिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसको विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड और हो जाते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं? टोटल 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूटी की संख्या कितनी देखने को मिलती है? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक और संशोधन होता है जिसमें दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया जाता है, उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या, राज्य तो उतने के उतने ही रहते हैं, लेकिन एक जो यूटी है वो कम हो जाता है और टोटल यूटीज जो अभी हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो आपको ये जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर हम यूटीज के बारे में बात करते हैं, टोटल यूटीज कितने हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये जो लद्दाख हैं ये 2 मेन यूटीज हैं जो हमें नए देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो चंडीगढ़, फिर दिल्ली, इसी के बाद में हम आते हैं यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं। इसके बाद हम और नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें लक्षद्वीप देखने को मिलता है। इस साइड अगर हम आएंगे तमिलनाडु तट पर तो यहाँ पे पुदुचेरी देखने को मिलेगा, और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। और ये जो है भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आते हैं। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, इनको आप देख सकते हो यहाँ पर। और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य की जो राजधानी है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब के साथ में 3 राज्यों के साथ में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में अपनी जो सीमा है उसको साझा करता है। फिर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत जो है किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो जो हमारा पीओके है उसके साथ में सीमा साझा करता है, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो भी हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद में आता है चीन। चीन जो है लद्दाख के साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों के साथ में मिलकर ये सीमा साझा करता है। फिर आता है नेपाल। जो नेपाल है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम, तो इनके साथ में नेपाल जो है वो 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। भूटान है वो भी 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है, आसाम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। इसके बाद में बांग्लादेश होता है जो पश्चिम बंगाल के साथ में, असम के साथ में, मेघालय और जो हमारा त्रिपुरा है, ठीक है, उनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और ये मिजोरम है, ठीक है। तो इनके साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। ध्यान रखना जो बांग्लादेश है उसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा साझा होती है। भारत जो है भारत का जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है वो बांग्लादेश है, ठीक है। इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सारे के सारे
राज्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर हमें श्रीलंका देखने को मिलता है, जो भारत के साथ किसी भी प्रकार की जो स्थलीय सीमा है उसको साझा नहीं करता है। भारत जो है जो श्रीलंका है उसके साथ में जो जलीय सीमा है उसको साझा करता है। इसके लिए इससे क्या हमें देखने को मिलता है कि जो श्रीलंका है वो भारत का जलीय पड़ोसी देश है, ना कि स्थलीय। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक देश और है जो द्वीपों में आता है, जिसको मालदीव बोलते हैं। ठीक है, वो एक देश भारत का भी एक समुद्री या फिर हम कह सकते हैं जलीय पड़ोसी देश है। तो भारत के जो टोटल पड़ोसी देश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसके साथ जो भारत है वो जो स्थल की सीमा है उसको साझा करता है। फिर हम बात करते हैं भारत की तटीय रेखा के बारे में। सबसे पहले जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि यानी कि जो हमारा मेन लैंड है उसके साथ उसकी बात करते हैं तो इसके साथ इसकी जो कुल लंबाई है, तटीय रेखा की लंबाई, वो 6100 किलोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम द्वीपों सहित बात करते हैं, द्वीपों के साथ में जो भारत है वो टोटल कितनी लंबाई शेयर करता है, वो है 7517 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ में जो भारत है उसकी समुद्री सीमा साझा होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और ये जो है 2 द्वीप समूह है, ये भी भारत की जो तटीय रेखा है उसका निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के भौतिक विशेषताओं के बारे में, भौतिक विभाजन के बारे में। भारत में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो भौतिक रूप से हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो देखने को मिलती है। फिर यहीं पे इसी के साथ में हमें यहाँ पर जो हिंदुकुश पर्वत है वो देखने को मिलता है, सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम हिमालय के दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर हमें गंगा का जो बृहद मैदान है वो देखने को मिलता है, जो भारत के लिए कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो इसी मैदानों में निवास करती है। अगर हम भारत के पश्चिम में जाते हैं, यहाँ पर हमें अरावली पर्वत श्रृंखला और जो थार रेगिस्तान है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर हम भारत के उत्तर पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो देखने को मिलती है, जो यहाँ पर मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर हमें कई सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसका एक हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ में अगर हम और दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर हमें दक्कन का प्लेटू देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है वो देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट जो भारत है उसकी विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जो विविधता है, प्राकृतिक विविधता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, यहाँ पर जो जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। आगे हम समझेंगे जब हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर डेल्टा क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो डेल्टा है वो ईस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के बाद में जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं वो जहाँ पर मिलते हैं उसको नीलगिरी कहा जाता है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत के बारे में जो भौतिक विशेषता है उसके बारे में बात हो गई है। तो भारत की जो भौतिक विशेषता है वो काफ़ी ज़्यादा विविध है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, पश्चिम में थार रेगिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ये भारत में कृषि और जल संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलकर बनती है। ठीक है, जो समुद्री व्यापार के लिए, सैन्य अभ्यास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भारत के बारे में जो भौतिक विशेषता है उसके बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक जो विशेषता है उसके बारे में। भारत जो है सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा विविध है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर धर्म, हर भाषा, हर जाति, ठीक है, इन सभी के लोग देखने को मिलते हैं। और भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी के अपने कल्चर हैं, उनकी परंपराएं हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो त्यौहार होते हैं उनको मनाया जाता है। तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं, जातियों और त्योहारों को मनाने वाले लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जितने भी जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। भारत के बारे में एक बात कही जाती है कि भारत दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी के अनुयायी आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भारत ने सभी धर्मों को शरण दी है। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो है सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश माना जाता है। यहाँ पर हर राज्य की अपनी जो परंपराएं होती हैं, कलाएँ होती हैं, संगीत, नृत्य, भोजन की जो शैलियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती हैं, उन सभी की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये भारत के बारे में कुछ जो सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।